अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आई मोहम्मद अरशद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नील बोहर एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न थ्योरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो एंशियंट थ्योरीज थी वो दो थी, एक नील बोहर की थी और दूसरी रदरफोर्ड की थी। तो उन थ्योरीज को अब लीव करके अब आगे हम बढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज में हम कौन कौन से साइंटिस्ट को पढ़ते हैं? एक मैक्स प्लैंक को पढ़ते हैं, आइंस्टाइन को पढ़ते हैं और श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। ये तीन साइंटिस्ट है, इनकी डिस्कवरी और इन साइंटिस्ट ने जो जो काम किए थे उनके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इन मॉडर्न थ्योरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज में कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे सबसे पहले जो कुछ साइंटिस्ट आए थे ना, एक चार्ट की फॉर्म में बना देता हूँ। एक आया था मैक्स प्लैंक और दूसरा साइंटिस्ट जो आया था वो था आइंस्टाइन। ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट था आइंस्टाइन। इनके जो काम है उनको अब एक बार हम देखते हैं कि मैक्स प्लैंक ने क्या किया था। मैक्स प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी दी थी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वांटम थ्योरीज में इसने एक इक्वेशन दी थी, E फॉर एनर्जी इज इक्वल टू H। एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको हम F से भी लिखते हैं, इसको हम F से भी लिखते हैं, इसको हम H इस तरीके से भी लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं म्यू। ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी फ्रीक्वेंसी है। हम सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन देने वाला जो साइंटिस्ट था वो मैक्स प्लैंक था। इसने इक्वेशन 90s में दी थी। ठीक है, इसने इक्वेशन ये 90s में दी थी क्वांटम थ्योरी की। ये एक इक्वेशन आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसको चलकर इस मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज़ कर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी, इसने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ना, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये आपकी बुक में इतना डिटेल में है तो नहीं, लेकिन वर्बली बता देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अब कोई भी मेटल हो गया, उनके ऊपर जैसे भी लाइट आती है ना, जैसे सपोज करें ये हमारे पास कोई आयरन है, मेटल है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या होगा। जैसे लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, उस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट के बाद आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जो बहुत ही मशहूर है, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, E फॉर एनर्जी, M फॉर ये क्या है में से, और C हम कहते हैं स्पीड को भी कहते हैं, हम वेलोसिटी को भी कहते हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड के या वेलोसिटी के बात एक ही है। ठीक है, वैसे फिजिक्स में देखें तो डिफरेंट है। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में फ़र्क है, केमिस्ट्री में हम तकरीबन सेम लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, किसने दी थी? आइंस्टाइन। इस इक्वेशन में इसने कौन सी बात कही? इसने एक रिलेशनशिप बताया। किसका? इसने रिलेशनशिप बताया एनर्जी और मास का। इसने रिलेशनशिप किसके ऊपर कौन सा बताया था? इसने कौन सा रिलेशनशिप बताया था? इस इक्वेशन से कौन सी बात बताने की कोशिश की थी? रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी और मास का जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप को बताने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? आइंस्टाइन। अब एक और साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था। अब इन दोनों का कहने का जो मकसद था ना वो एक ही था। ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, मैं इधर इन दोनों का काम लिख देता हूँ। इन दोनों का कहने का ये मतलब था कि इलेक्ट्रॉन मूव एज वेव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक में से ऐसे समझें कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाद जो शेल है ना, तो ये शेल कुछ इस तरीके का होगा जैसे वेव होती है ना। देखिए, ये देखें,
इलेक्ट्रॉन मूव करता है एज अ वेव। ये कहना किसका था? आइंस्टाइन का और मैक्स प्लैंक का। ठीक है, ये जैसे ये शेल का हमने एक वेव की तरह शेप बनाया है। ठीक है, और अब एक और साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन की इक्वेशन को कंबाइन करके एक और इक्वेशन बताई, जिस इक्वेशन में उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एज अ पार्टिकल भी मूव कर रहा है और एज अ वेव भी मूव कर रहा है। ठीक है, उस इक्वेशन के ऊपर आते हैं, और सबसे पहले वो इक्वेशन देने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? डी ब्रोगली। आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, इसने कौन सी बात डी ब्रोगली ने कौन सी बात बताने की कोशिश की थी? इसने एक रिलेशनशिप किसका, इसने एक मैक्स प्लैंक का रिलेशनशिप जैसे E=hf और आइंस्टाइन का इक्वेशन E=mc² को कंबाइन करके एक और इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, इधर हम दोनों का लिखते हैं E=hf, f फॉर फ्रीक्वेंसी, h एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर भी हम आते हैं। ठीक है, ये किसका था? मैक्स प्लैंक का। ये किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। और दूसरा ये था E=mc², ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने रिलेशनशिप बताया था एनर्जी और मास का रिलेशन। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। इसने डी ब्रोगली ने किया क्या था? उसने ये इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है, दोनों को कॉमन लेकर इसने किया, दोनों को बराबर लेकर इसने hf और E=mc² लिखा। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन एक डेरिवेशन है, इसको हम करते हैं। ठीक है, इधर आप देखें एक फार्मूला है C=f लैम्डा। ये क्या है? लैम्डा, जिसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लैम्डा कहते हैं या डिस्टेंस से कहते हैं। c हम कहते हैं हम स्पीड या वेलोसिटी को, जैसे इधर हमने कहा था c क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी है। ठीक है, और f है, ये इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब इधर ये क्या है? ये भी फ्रीक्वेंसी और ये भी फ्रीक्वेंसी है। इधर हमने इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको अगर फाइंड करते हैं हम तो C/λ f लिख सकते हैं। ठीक है, C/λ। अब इधर ये क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और इधर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेंगे? हम पुट करेंगे। ठीक है, hc/λ = अब इधर c 2 है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ C×c। ठीक है, बात क्या है? दोनों कॉमन है। ठीक है, अगर ये क्या है? इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये एक स्टेप नहीं करता, इसको दोनों को इधर c से काट देता हूँ। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन कौन सी रिमेनिंग है? h⍵mc। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो इधर मैं जस्ट वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हो गया ना, mc=p। mc किसके बराबर है? मास और स्पीड किसके बराबर है? p हम कहते हैं किसको? मोमेंटम को। ठीक है, ये मोमेंटम कौन सा है? लीनियर मोमेंटम है। कल मैंने आपको एंगुलर और लीनियर मोमेंटम, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी बताया था कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम है और कौन सा लीनियर मोमेंटम है। ये जो है ना लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कौन सा है? mvr=l। ये कौन सा मोमेंटम है? l है। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इधर जो हम बात करते हैं ना, इधर जो हम बात करें pc= मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम है। ठीक है, इधर इसको किस तरीके से h⍵ p, mc=p। तो p mc की जगह पर हमने कौन सा वैल्यू पुट किया? p क्या है? मोमेंटम है। ये एक इक्वेशन है, जिस डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी थी ना, वो ये थी। ठीक है, इस इक्वेशन ने इसने कौन सी बात जस्टिफाई करने की कोशिश की थी? ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा या डिस्टेंस, ये मूव करता है एज अ वेव। ये मूव करता है एज अ वेव, और जो p है, बाय द p के बदौलत मोमेंटम, जिस चीज़ में मोमेंटम होगा उसमें
उस जिस पार्टिकल में इधर ना मोमेंटम शो कर ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज अ पार्टिकल, मोमेंटम क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज अ पार्टिकल। और h क्या है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। वो कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना इस यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू है। अब यही हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली का। ठीक है, डी ब्रोगली ने मैक्स प्लैंक की इक्वेशन और आइंस्टाइन की इक्वेशन को कंबाइन करके एक न्यू इक्वेशन बनाई जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगले इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस या डी ब्रोगले इक्वेशन। तो इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ऐसे समझिए कि वन लाइनर टॉपिक है, उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो इधर हमने कौन सी बात डिस्कस की है, हाइपोथेसिस, इसका डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, जिसमें इसने कौन सी बात बताने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसे हम कहते हैं श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। इसने एक एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, इसने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिस मॉडल को हम कहते हैं क्वांटम, जिस मॉडल कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब इस श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल में इसने कौन सी बात बताने की कोशिश की, जैसे एक रिकॉल करवा देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर कौन सा था हमारा, लेक्चर नंबर, हाँ इसके प्रीवियस लेक्चर था हमारा नील बोहर के पर। नील बोहर आपकी बुक में तो ये नई चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन इस टॉपिक में ये चीज़ मेंशन है, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी बात है। मॉडल कौन सा था, नील बोहर का। उसमें बताने की कोशिश, कौन सी बात बताने की कोशिश की थी, इसने कौन सी बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन की हम, नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई शेल, ये अगर सपोज करें कि ये शेल है, ये कोई भी शेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर है, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन इधर है, तो नील बोहर के अकॉर्डिंग हम ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो हम फिक्स मालूम पोजीशन कर सकते हैं कि इस टाइम ये इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर ने कहा था कि हम एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, बल्कि हम एक प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि मे बी इलेक्ट्रॉन इस टाइम इस जगह पर हो। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने कौन सी बात बताई थी कि इसने इसके ऊपर एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी थी कि जिस इक्वेशन के तहत इसने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसने क्या दिया था, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दी थी। इसने क्या दिया था, एक ही गिव्स मैथमेटिक डेरिवेशन के इक्वेशन के डेरिवेशन। ठीक है, इसने क्या एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दी थी। इस डेरिवेशन में इसने क्या कहने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन नॉट फाइंड, इसको इसने नहीं, वी कैनॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी ओनली gives or tells probability of electron। ठीक है, इसने क्या कहने की कोशिश की थी, इसने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि मे बी इलेक्ट्रॉन इस टाइम इस जगह पर हो। ठीक है, इसने कहा, अब ये जो बात थी कि एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने की, ये बात कही थी नील बोहर ने। ठीक है, उसने कहा था एग्जैक्ट पोजीशन मालूम कर सकते हैं।
उसके अगेंस्ट हेजनबर्ग ने भी यही कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी एक प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, मे बी इलेक्ट्रॉन इस टाइम इस प्लेस पर हो। ठीक है, अब कुछ बातें हैं इनके ऊपर के अब हर सब शेल जो है ना, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उधर भी हम यही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उधर भी हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे इसके ऊपर, लेकिन इधर भी आपने ध्यान में रखना कि हर सब शेल का डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ईच सब शेल हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है, हर सब शेल का क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, डेट determine पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर सब शेल का क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है। और यही बात कौन सी, यही बात बताने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन के हम प्रेडिक्शन के, एक इलेक्ट्रॉन की हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया, अब सब शेल की बात करते हैं, सब शेल को हम ऐसे समझिए कि ऑर्बिटल भी कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, और सब शेल को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं। जैसे हमारा हो गया एस सब शेल, जैसे हमारा हो गया पी सब शेल। ठीक है, जैसे एस का शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल। पी का शेप क्या होता है, डम्बेल। ऐसे ही हमारे पास और भी आपकी बुक में ये दो हैं, इसके अलावा एक डी भी सब शेल होता है जिसका शेप होता है डबल डम्बेल, और एफ का भी शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड। और इस शेप को बताने का ये मकसद था, ये कौन सी बात बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करने की, या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मालूम करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब एस बिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सब में क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ये शो करते हैं कि हम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वहाँ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, मैंने कौन सी बात कही कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब कोई भी सब शेल हो गया या शेल हो गया, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। अब श्रोडिंगर साहब ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक और भी टर्म दिया था, इसने कहा था फजी क्लाउड। इसने कहा था फजी क्लाउड। फजी क्लाउड भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ही कहते हैं। ठीक है, अब इस सारी बात का एक कंक्लूजन में यही समझाने की कोशिश करता हूँ एक ही सिंपल वर्ड में। श्रोडिंगर ने क्या कहा था, ये कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब कि अंदाज़ा लगाना। ठीक है, मे बी इलेक्ट्रॉन इस टाइम इस प्लेस पर हो। ठीक है, ये सारी बातें एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि मे बी इलेक्ट्रॉन इस टाइम इस प्लेस पर हो। ठीक है, ये था हमारा श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, और हमने अभी मॉडर्न थ्योरीज डिस्कस कर ली है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अपनी दुआ में हमें बहुत याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।